Hello everyone. Today we'll discuss human health and diseases. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is health. हेल्थ हम उसे कहते हैं जब कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली परफेक्ट हो, वेल हो. जैसे कि फिजिकली अगर रेगुलर रूटीन वर्क इजीली कर सके, हेल्दी फूड ले, हेल्दी वाटर दैट इज़ अ क्लीन वाटर, एक्सरसाइज करे रेगुलरली, और जो बैड हैबिट्स होते हैं लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनको अवॉइड करें. बाय मेंटल हेल्थ हम कहते हैं कि इंसान मेंटली इतना स्ट्रांग है कि चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए, द पर्सन इज़ बैलेंस्ड एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम स्ट्रेस. तो हम कहते हैं मेंटली द पर्सन इज़ वेल. सोशल वेल बीइंग है जब कोई इंसान अपनी फैमिली से, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने कलीग्स सबसे बहुत ही हेल्दीली मिलता है, तो हम उसे कहते हैं द पर्सन इज सोशली फिट. अब ये तीनों एस्पेक्ट जिसे हम हेल्थ कहते हैं ये को रिलेटेड होता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है तो वो मेंटली और सोशली भी डेफिनेटली फिट होगा. सिमिलरली मेंटल हेल्थ इफेक्ट द फिजिकल एंड सोशल ग्रोथ, and social growth also affect physical and mental health. Then comes the main topic disease. ये हमारा लैटिन वर्ड से निकला है. डिस मीन्स अगेंस्ट, ईज मीन्स कंफर्ट. जब यही तीनों एस्पेक्ट फिजिकल, मेंटल, सोशल इंसान के नॉर्मली नहीं हो रहे हों, द पर्सन इज़ अनकंफर्टेबल. फिजिकली जैसे द पर्सन इज़ फीलिंग पेन, फीवर, हेडेक, स्टमक एक. मेंटली अगर कोई इंसान बहुत स्ट्रेस फील करता हो, एंजाइटी हो, उसे भूलने की बीमारी हो गई हो, डिप्रेशन हो. और सोशली अनकंफर्टेबल मीन वो किसी से मिलना नहीं चाहता हो, अकेले ही अच्छा लगता है, और लोगों की कंपनी में कंफर्टेबल नहीं फील करता हो, तो हम कहते हैं द पर्सन इज़ हैविंग अ डिजीज़. अभी डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स वी डिवाइड देम इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज. एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज़, वो डिज़ीज़ जो हमें जन्म से होती है और हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जैसे कि हेमोफीलिया. जनरली कट लग जाता है तो हमारा ब्लड 2 to 6 मिनट्स में क्लॉट हो जाता है, लेकिन हेमोफीलिया के केस में ब्लड क्लॉट नहीं होता और लगातार खून बहने से पर्सन में डाई. दूसरी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें इंसान रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता. जैसे हमें न्यूमेरिकल 12 दिख रहा है, कलर ब्लाइंड पर्सन इसे रीड नहीं कर पाएगा. दूसरी हमारी टाइप है एक्वायर्ड डिजीज़. वो डिज़ीज़ जो हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं और ये हम अगली जनरेशन में नहीं पास ऑन करते या पिछले जनरेशन से नहीं इनहेरिट करते. जैसे कि एलर्जी. कई बार कई लोगों को एक पर्टिकुलर फूड खाने से या किसी पर्टिकुलर पोलन के कांटेक्ट में आने से एलर्जी डेवलप हो जाती है. और सिमिलरली अनहाइजीनिक फूड, वाटर के कंजप्शन से टाइफाइड हो जाता है. तो ये वो डिज़ीज़ हैं जो हम एक्वायर करते हैं. एक्वायर्ड डिजीज़ को हम फर्दर कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. दो कैटेगरी है इन द ब्रॉडर सेंस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल एक्वायर्ड डिजीज़. कम्युनिकेबल वो डिज़ीज़ जो कम्युनिकेट यानी कॉन्टैक्ट में, आइदर जो इन्फेक्शियस पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में या उसके टच्ड फूड है, कोई भी आइटम्स उसके थ्रू हमें मिले, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. इसीलिए इसे इन्फेक्शियस भी कहा जाता है, एक से दूसरे को इन्फेक्ट करती है. और नॉन कम्युनिकेबल वो डिजीज़ हैं जो कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होती हैं, वो इंसान की इनबिल्ट होती है और साथ में कोई भी साथ रहे तो उसको वो डिज़ीज़ नहीं आएंगी. अब कम्युनिकेबल के बेसिस पे हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक तो उनके कॉजेटिव एजेंट कि वो किस एजेंट की वजह से होते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी वो ट्रांसमिट कैसे होती है. सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एजेंट के बेसिस पे एक्वायर्ड डिजीज़. जनरली 5 एजेंट्स होते हैं जो कोई भी डिजीज़ कॉज करते हैं. सबसे पहले बैक्टीरिया, जैसे कि विब्रियो कॉलरे हो गया, वो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से आता है एंड इट विल कॉज कॉलेरा इन पर्सन. दूसरा एजेंट है वायरसेस, जो जनरली एयर से हम इनहेल करते हैं एंड इट कैन लीड टू चिकन पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स इज़ अ वायरल डिजीज़. तीसरा एजेंट है प्रोटोजोआ, जो मस्कीटो के स्टमक में होता है. व्हेन द मस्कीटो बाइट एनी पर्सन
तो हमें लाइक मलेरिया हो जाता है, देयर इज राइज इन फीवर, शिवरिंग होती है। 5वां एजेंट है फंगस, जैसे माइक्रोस्पोरम। ये इंसान को इन्फेक्ट करके सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम रिंग वॉर्म कहते हैं। 5वां होता है हेलमिन्स। ये एक तरह के वॉर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाता है तो लिम्फ नोड को स्वेलो कर देते हैं और पैर बिल्कुल एलिफेंट जैसा हो जाता है, इसलिए इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हम उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। कंटेजियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में एक्चुअल कांटेक्ट के बाद आती है, चाहे हैंडशेक करें, गले लगे, या किसी भी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती है उसे हम कहते हैं कंटेजियस डिजीज़। नॉन कंटेजियस डिजीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मीन्स इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन किसी मीडियम के थ्रू आते हैं, चाहे हम खाना शेयर करें इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, आइदर थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, या अनकंटेमिनेटेड वाटर हम पिएँ, या किसी भी वेक्टर जैसे कि मस्किटो, फ्लाइज जो एक गंदगी में कहीं बैठी हैं, वहाँ से पैथोजन उनकी बॉडी में स्टिक कर गए और फिर वो फूड पे बैठ के उसे ट्रांसमिट करती हैं। तो ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ होती हैं, हुई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, लेकिन डायरेक्टली नहीं, थ्रू दिस मीडियम लाइक फूड, एयर, वाटर और वेक्टर्स। फिर हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कि ये जो बीमारियां हमें हो गई है इनको हम ट्रीट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट के बेसिस पे हम इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, सिम्टम यानी लक्षण। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड करता है तो कुछ लक्षण होते हैं, या तो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, या फीवर राइज करेगा, या पेन होगा। तो हम कुछ मेडिसिन्स ऐसी लेते हैं जिनसे लक्षण कम हो जाए, जैसे एंटाहिस्टामिन्स इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करता है, एंटीपायरेटिक्स फीवर को लोअर डाउन करता है, एनाल्जेसिक पेन रिलीव करता है। तो ये ट्रीटमेंट सिम्टम्स को लोअर डाउन करते हैं। हालांकि सिम्टम्स को लोअर डाउन करते हैं पर ये बीमारी तक नहीं पहुंचते, उसे ट्रीट नहीं करते, तो ये इनका नेगेटिव इफेक्ट है। ऑल्सो दे आर टेम्परेरी, जब तक लेते रहते हैं तब तक आराम है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो दूसरी एक बेटर अप्रोच है पैथोजन डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, जिसमें पर्टिकुलर पैथोजन को ही किल कर देते हैं, आइदर बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया या फंगस रिलीज़ करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को मारते हैं। ऐसे ही एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं जो वायरसेस को किल करते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को मारते हैं, इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और ये बहुत क्विक है। इसके साथ के साथ ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी एक ही एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को या बहुत ज़्यादा फंगस को मार देता है, तो इफ़ेक्टिव भी है। यहाँ हमने देखा कि कोई भी डिज़ीज़ होती है तो उसके क्योर यानी उसका इलाज में कितनी प्रॉब्लम आती है। पहले इंसान बीमार होता है तब परेशान है, बेड रिडन है तब एक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल लॉस होता है दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, और वो दूसरे इंसान को भी इन्फेक्शन कर सकता है, ये भी एक भार है। तो हमारा भार कितना बढ़ जाता है ना क्योर करने में, जबकि हम थोड़ी सी सावधानी लेके प्रिवेंशन करें तो ये भार काफ़ी कम है। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब जो एयरबॉर्न डिज़ीज़ है, हवा से होती है, उससे हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ओवर क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं, और जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो हम मास्क वगैरह वेयर करें जिससे हमें एयर से ये डिज़ीज़ ना आए। वाटरबॉर्न डिज़ीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम साफ़ स्वच्छ पानी पिएं। कंटेजियस डिज़ीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में होती है उसको बचाया जा सकता है अगर हम इन्फेक्शियस इंसान के कांटेक्ट में नहीं आए। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जैसे फ्लाइज हैं, मस्किटो, इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम घर के आसपास और अंदर भी साफ़ सफाई रखें और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखें। डेफिशिएंसी डिज़ीज़ अवॉइड की जा सकती है अगर हम हेल्दी फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें। और
अगर हम अच्छी हैबिट्स हैं जैसे अल्कोहल ड्रग्स इसको अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करें तो हम इन डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अब हमने ब्रीफली सब डिस्कस कर दिया, व्हाट इज़ डिजीज़, व्हाट आर टाइप्स, जनरली कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिकॉशन। अब एनसीईआरटी सिलेबस में हमारी कुछ डिजीज़ हैं, ये 8 डिजीज़ हैं जो उन सिलेबस में, जिनके हम जनरली फ्रॉम वेयर दे आर कॉज्ड, व्हाट आर द सिम्टम्स और उनकी ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड डिजीज़ है, ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है क्योंकि ग्राम स्टेन लेता नहीं है। इसकी इन्फेक्शन या तो डायरेक्ट इंसान के कांटेक्ट से होती है अगर इन्फेक्शन इंसान है, या ओरल रूट यानी खाने पीने से होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 वीक्स। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है तो तब तक बढ़ता रहता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो इतना बढ़ जाता है कि वो लक्षण देने लग जाता है, सिम्टम्स देने लग जाता है। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द होस्ट अप टू द फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम्स, जो ग्रोथ फेज है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी लक्ष्य दिखने का हमारा टाइम, उसके बाद लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो टाइफॉइड के 1 to 3 वीक्स होते हैं, 3 वीक्स के बाद हमें इसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। और इसके सिम्टम्स में होता है फीवर आना, सर दर्द, पेट दर्द हो गया, कमज़ोरी आने लग जाती है। तो हम क्या है, जनरल डॉक्टर्स के पास जाते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे, और डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है विडाल टेस्ट, जो कि एक सीरम टेस्ट है। आपका ब्लड लिया जाएगा, डिफरेंट ट्यूब्स में एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं किट में। अगर आपके ब्लड को ऐड किया, उसमें पर्टिकुलर एंटीबॉडी है एस टाइफी की, और वो जो केमिकल है उनने ट्यूब में लिया वो डेफिनेटली एस टाइफी का एंटीजन है, तो ये मिलके कोगुलेट करेंगे। कोगुलेशन के पार से हमें पता लग जाएगा कि वेदर वी आर इन्फेक्टेड फ्रॉम टाइफॉइड और नॉट। इसका प्रिवेंशन है टैब वैक्सीन, टी फॉर टाइफॉइड, ए और बी एंटीजन होते हैं जो जनरली बच्चों को भी दिए जाते हैं और इसकी इम्यूनिटी होती है 3 साल। अगर फिर भी किसी का टाइफॉइड हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट होती है यूजिंग एंटीबायोटिक क्लोरएम्फेनिकोल। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है निमोनिया। निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनिया से, और 1974 में इसका नाम कन्वर्ट करके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी कर दिया। तो दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। डिप्लोकोकस क्योंकि देखो ये 2-2 के पेयर में दिखते थे, लेकिन कई बार ये इकट्ठे हो जाते थे 2-2 पेयर में इस तरह से कि एक लंबी चेन लगते थे, और स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है लंबी चेन, तो फिर इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दे दिया। इसकी इन्फेक्शन एयर से या ड्रॉपलेट से आती है। ड्रॉपलेट मीन्स खांसी जुकाम जैसे छोटी छोटी बूंदें हों। इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 डेज़। और इसके सिम्टम्स में है, अब हमारी जो सिम्टम्स है आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पढ़िएगा। स्लाइट मतलब इनिशियली क्या होता है, नोज़ और थ्रोट की इन्फेक्शन होती है, थोड़ी हमें खराश, अनईजीनेस, ज़ुकाम इस तरह से होता है। फिर थोड़ा बढ़ता है तो हमें कान में दर्द होना शुरू होता है, फिर वो लंग्स तक पहुंच जाता है तो प्रॉपर निमोनिया फॉर्म हो जाता है, यानी एल्वुलाई वगैरह को क्लॉग कर देगा वो। फिर भी अगर हम इन लक्षणों को इग्नोर करेंगे तो ये हमारे ऑर्गन जैसे कि लिवर, स्प्लीन को इफ़ेक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा घातक स्टेज होती है मेनिंजाइटिस, जिसमें ब्रेन ही डैमेज हो सकता है और जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट होती है बाय यूजिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड फ्लूकोजेंसिलिन। थर्ड डिजीज़ है हमारी कॉमन कोल्ड। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ वेरी कॉमन, बहुत इन्फेक्शियस, बहुत कॉमन डिजीज़ है। ये वायरस से होती है, ग्रुप होता है वायरस का, राइनो वायरस, उसमें कम से कम 100 से ज़्यादा वायरस होते हैं। इन अलग अलग वायरस से सिम्टम्स या डिजीज़ यही कॉमन कोल्ड होती है। राइनो का मतलब होता है नोज़, तो जो नोज़ में इफेक्ट करता है दैट इज़ राइनो वायरस। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी इन्फेक्शन एयर से या फॉर्माइट से हो जाती है। एयर आपको पता है, फॉर्माइट जैसा मैंने पहले बताया वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिन पे इन्फेक्शियस इंसान के हाथ लगे होते हैं और जिससे वो दूसरे इंसान को भी ट्रांसमिट करता है। जैसे स्कूल में अगर आप कॉमन वाटर कूलर यूज़ करते हैं तो उस टैप पे कई लोगों का हाथ लगता है, तो वो टैप एक फॉर्माइट की तरह एक्ट करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़, उसके बाद इसके सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं।
सिम्टम्स हमें पता है कॉमन कोल्ड की वेरी कॉमन, फीवर आना, खाने में टेस्ट नहीं आना, कफिंग, स्नीजिंग, ऑल दिस, राइजिंग टेम्परेचर। और इसकी ट्रीटमेंट होती है एंटीवायरल से, क्योंकि देखो ये वायरस से होता है। एंटीबायोटिक तब दी जाती है जब वायरस के साथ साथ कई बार बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी बढ़ जाती है, तब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ अमीबाइसिस। ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिका से। एक तरह का अमीबा है, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लिटिका मीन्स लाइसिस करना, यानी टिश्यू की लाइसिस करता है। 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन इस डिजीज़ से ग्रस्त रहती है और इसकी इन्फेक्शन होती है डायरेक्ट या ओरल कॉन्टैक्ट से। कई बार वेक्टर्स जैसे कि हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस भी इनको इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जब एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इन्वेड करता है तो उसके इंटेस्टाइन में एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, साइटोलाइसिन, और सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से अल्सरेशन हो जाती है, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा डैमेज हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है, एंड सीवियर केस इंसान के स्टूल में ब्लड और म्यूकस आना भी स्टार्ट हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक लाइक टेरामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड एरोमाइसिन। नेक्स्ट है मलेरिया। ये हमारे सिलेबस में थोड़ा डिटेल में भी है और इसकी लाइफ साइकिल भी कई बार पूछी जाती है। ये जनरली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका, एशिया में ज़्यादा पाया जाता है, जिसका मौसम काफ़ी गर्म और ह्यूमिड होता है। और इसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। इसकी अलग अलग टाइप्स है, विवैक्स है, ओवेल है, कई है, पर जनरली हमारे सिलेबस में हम लिखते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो ये क्या करता है, लिवर और ब्लड में जाके अपने इन्फेक्शन, स्पोरोजाइट्स वगैरह रिलीज़ करता है, और ब्लड में इन्फेक्शन करके ये एक टॉक्सिक पिगमेंट रिलीज़ करता है, हीमोजॉइन। मतलब आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसको हीमोजॉइन में कन्वर्ट करेगा, जिसके वजह से हमें जो मलेरिया फीवर आता है और ये जो सिम्टम्स आते हैं वो उस हीमोजॉइन्स की वजह से ही होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, मतलब 2 होस्ट में प्रोटोजोआ अपनी लाइफ पूरी करेगा। एक तो है फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, उनके ट्रैक में रहता है, और दूसरा है ह्यूमंस, मतलब आधी लाइफ साइकिल मस्किटो में पूरा करेगा और आधा ह्यूमंस में पूरा करता है। ये आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही ली गई है। इसमें आप देखो हैंड वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, जिसके स्टमक में स्पोरोजॉइड्स हैं मलेरिया के, वो हेल्दी इंसान को काटता है। वो स्पोरोजॉइड ब्लड के थ्रू उसके लिवर में पहुंचते हैं, जहां वो स्पोरोजॉइड मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनली लिवर सेल को इन्फेक्ट करने के बाद कुछ स्पोरोजॉइड ब्लड में भी एंटर कर जाते हैं और ब्लड में मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से, और हेमोजॉइन रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से हमें मलेरिया के फीवर, शिवरिंग सब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ इनमें से स्पोरोजॉइड्स हैं वो गैमीट्स भी बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो ये गैमेटोफिटिक स्टेज भी ह्यूमंस में ही पूरी स्टार्ट होती है, और ये कंप्लीट होती है जब मस्किटो उस इंसान को दोबारा से काटता है, तो उसके ट्रैक में ये सारे गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट चले जाते हैं और फाइनली इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइज करते हैं, एंड दे विल फॉर्म स्पोरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड्स अगेन रिलीज होंगे मस्किटो के स्टमक में, और फिर अगर वो मस्किटो के सलाइवा में पहुंचेंगे, और फिर अगर वो मस्किटो फिर किसी इंसान को काटता है तो साइकिल कंप्लीट ऐसे ही चलती रहेगी। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम डोर्स और विंडोज़ गॉज वाली यूज़ करें, जाली वाली, मस्किटो नेट यूज़ करें, इंसेक्ट रिपेलेंट जैसे हम ओडोमॉस वगैरह यूज़ करते हैं। अगर कहीं पानी खड़ा है तो उसमें केरोसिन ऑयल छिड़क दें ताकि मस्किटो के लार्वा नहीं पनपें, डीडीटी वगैरह स्प्रे करें, एक्सेट्रा। इसकी ट्रीटमेंट है, अगर फिर भी मलेरिया हो जाता तो क्विनीन होती है जो कि चिंकोना ट्री की बार्क यानी छाल से मिलती है, उसको दिया जाता है, या कोलोक्विन को दिया जाता है, जिससे मलेरिया ठीक हो जाता है। 6 डिजीज़ है हमारी फाइलेरियासिस। ये होती है व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई की वजह से, दोनों ही साइंटिस्ट के नेम पे गिवन है। इसे फाइलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है। फाइलेरिया मतलब थ्रेड की तरह, तो ये थ्रेड की तरह दिखता है, इसलिए इसे फाइलेरियल वॉर्म कहा जाता है। और ये इसके भी डाइजेनेटिक होस्ट होता है, 2 होस्ट हैं। एक तो मस्किटो के अंदर होगा, एडीज या क्यूलिस मस्किटो,
और सेकेंड इसका होस्ट होता है ह्यूमंस। तो सेकेंड होस्ट में ये क्या है, ह्यूमन में एंट्री करता है और उसके बाद उसके लिम्फ नोड को स्वेलो कर देता है, जिसके वजह से एलिफेंटियासिस यानी एलिफेंट की तरह बिल्कुल स्वॉलन लेग्स हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट होती है बाय यूजिंग एंटी हेलमेंट्स जैसे कि हेट्राजेन, डायथाइल कार्बाजीन। नेक्स्ट डिजीज़ है एस्कैरियासिस। ये होती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड से। एस्कैरिस मीन्स इंटेस्टाइन, लम्ब्रिकॉइड्स होते रहते हैं वॉर्म्स, यानी ये हमारे इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं, राउंड होते हैं जनरली, इसलिए इसे राउंड वॉर्म भी कहा जाता है। ये मोनोजेनेटिक है, यानी एक ही होस्ट है इसमें, इंसानों में ही होते हैं। इसका इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट या ओरल कॉन्टैक्ट से या वेक्टर जैसे कि फ्लाइज या कॉकरोचेस की वजह से। सिम्टम्स होते हैं डायरिया, फैटीग, नोजिया, वेट लॉस, ब्लॉटिंग, ये सब होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट होती है बाय यूजिंग एंटी एस्कैरियासिस ड्रग्स जैसे कि हेक्साइल रिसोर्सिनोल क्रिस्टल, जो जेलेटिन कैप्सूल में हम कोट कर देते हैं। लास्ट डिजीज़ है रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस फंगल डिजीज़ है और ये होती है फंगस माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन्स की वजह से। माइक्रोस्पोरम में जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्पोर्स बने हैं, ट्राइकोफाइटॉन्स। ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में सॉइल से या फॉर्माइट से होती हैं और इसके सिम्टम्स होते हैं इस तरह से। आप देखिए, एक तो रिंग के फॉर्म में सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गया है, ड्राई स्केली स्किन हो जाएगी, या कई बार नेल्स हैं वो भी कलर उनका डिटेरियोरेट होता है, वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिंग वॉर्म के लक्षण होते हैं और ये ट्रीट होती है बाय यूजिंग एंटी फंगल्स। तो अभी तक इस हमने वीडियो में ये सब डिस्कस कर लिया, डिजीज़, इट्स टाइप्स, कॉमन डिजीज़ विद ऑल द फैक्ट्स।